हेलो स्टूडेंट, कल मैं आपको बता रहा था हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांतों के प्रतिपादन के बारे में। अब यहाँ हम अध्ययन करेंगे टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध। और आपको मैं बता दूं, प्रबंध के सिद्धांत का जनक किनको कहा जाता है, तो याद रखिएगा हेनरी फ्योल को, और F.W. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का प्रतिपादक माना जाता है, याद रखिएगा। F.W. टेलर ने एक क्रांतिकारी अवधारणा वैज्ञानिक प्रबंध का प्रतिपादन किया है और उन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है, प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और इसी आधार पर, इन्हीं अवधारणाओं पर वैज्ञानिक प्रबंध के प्रति उनकी विचारधारा आदि को परिभाषित किया गया है। उनकी परिभाषा है कि वैज्ञानिक प्रबंध सामूहिक प्रयत्नों की पद्धति एवं संगठन प्रणाली है जो वैज्ञानिक अन्वेषण यानी खोज, विश्लेषण यानी निष्कर्ष से निकाले गए सिद्धांतों अथवा नियमों पर आधारित है। ठीक है। अब ये वैज्ञानिक प्रबंध के तत्व में क्या क्या शामिल करते हैं, तो वैज्ञानिक विश्लेषण, एनालाइज होती है साइंटिफिक, और नियमों का समूह होता है, सर्वेक्षण का शोध होता है, रिसर्च होता है, नया ज्ञान तथा तकनीक होती है, उचित प्रशिक्षण होता है, उत्तरदायित्वों का निर्धारण होता है, प्रभावपूर्ण नियंत्रण होते हैं, श्रमिकों को प्रोत्साहन मिलता है वैज्ञानिक प्रबंध के आधार पर। तो बिटवीन डिफरेंस अगर देखें, हेनरी फ्योल प्रबंध के सिद्धांतों के जनक, और वैज्ञानिक सिद्धांत या वैज्ञानिक प्रबंधों के आधार पर जिन्होंने विवेचना की है वो है F.W. टेलर, याद रखिएगा। अब वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं बताएं तो उद्देश्यों का पूर्ण निर्धारण हो जाता है, वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित होती है, श्रमिकों के कार्य पर अधिक ध्यान देना पड़ता है, उत्पादन में वृद्धि कार्य का अध्ययन। और वैज्ञानिक प्रबंध के उद्देश्य को अगर देखें तो उत्पादन के लिए वांछित ज्ञान तथा कौशल का उपयोग करना होता है, उत्पादन तथा विपणन की प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव लाना, जिससे क्रय विक्रय, उत्पादन कार्यविधि, यंत्र एवं औजार, लेखांकन सामग्री प्रबंध आदि कार्य शामिल होते हैं। उचित मार्गदर्शन, नेतृत्व, नियमित एवं पर्याप्त निर्देशन, संप्रेषण, बेहतर समन्वय, परस्पर सम्मान की भावना, सौहार्दपूर्ण मानवीय संबंध तथा प्रभावी सहयोग सुनिश्चित करना इत्यादि होती है। टेलर द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंध के प्रमुख अंग या सिद्धांत तो मैं आपको बता दूं, इसमें 5 मुख्य हैं। निष्पादन के प्रमापों का निर्धारण, कार्यात्मक फोरमैनशिप, और प्रबंध के उत्तरदायित्व, विविधात्मक पारिश्रमिक प्रणाली और मानसिक क्रांति सम्मिलित है। निष्पादन के प्रमापों का निर्धारण कैसे होगा? डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। एक फोरमैन के रूप में टेलर ने यह अनुभव किया कि यह कोई सही नहीं जानता है कि एक श्रमिक से 1 घंटे में या एक दिन में 8 या 10 घंटे में कितना काम करने की अपेक्षा की जाती है। कार्य निष्पादन के प्रमापों का किसी वैज्ञानिक आधार पर निर्धारण नहीं होता, किंतु अंगूठा टेक नियम, रूल ऑफ थंब पर या औसत आदमी द्वारा किए गए कार्य की मात्रा के आधार पर होता है। अतः कार्य निष्पादन के प्रमापों का निर्धारण अवश्य होना चाहिए। देखिए, हर कर्मचारियों में कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए उसमें कितनी समय लगता है, इस बातों पर उन्होंने सबसे पहले विचार किया, जिसको कहा जाता है निष्पादन के प्रमापों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। दूसरा है कार्यात्मक फोरमैनशिप, फंक्शनल फोरमैनशिप। टेलर ने पर्यवेक्षण तथा निर्देशन के लिए कार्यात्मक फोरमैनशिप का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इसके अंतर्गत 8 नायक योजना, 8 बॉस स्कीम होते हैं। 4 नियोजन कार्य के लिए देखिएगा, पहला होता है निर्देश कार्ड क्लर्क, कार्यक्रम क्लर्क, तीसरा समय व लागत क्लर्क, और चौथा अनुशासन क्लर्क जो नियोजन अधिकारी के अधीन होते हैं,
और उसके साथ 4 कार्य संचालन के लिए गति नायक, टोली नायक, मरम्मत नायक, निरीक्षण नायक, उत्पादन अधिकारी के अधीन होंगे। इन सब का अलग अलग विश्लेषण आपकी पुस्तक में दिया गया है, हम देख सकते हैं। उसके बाद है समय का अध्ययन का महत्व। उन्होंने बताया गति अध्ययन का महत्व। अब समय अध्ययन का महत्व बताऊं तो समय अध्ययन कर्मचारियों की लापरवाही पर रोक लगाता है। समय अध्ययन कर्मचारियों के अधिकारियों पर रोक लगाता है, समय के अध्ययन पर। ठीक है, वैज्ञानिक कार्य जो है अध्ययन है, समय अध्ययन, गति अध्ययन, इन 2 बातों पर उन्होंने बहुत ही सारगर्भित तरीके से उन्होंने विश्लेषण किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा समय अध्ययन क्या होगा। तो समय अध्ययन में कार्य करने के लिए जितना समय लगना चाहिए उसका सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। इस प्रयोग के आधार पर उस कार्य को करने का प्रमापित समय निश्चित कर दिया जाता है, जिससे प्रत्येक श्रमिक को उस कार्य को पूरा करना पड़ता है। इसके आधार पर मजदूरी दर की निश्चितता कर दी जाती है। जो श्रमिक प्रमापित समय से कम समय से काम पूरा कर लेते हैं उसे अधिक मजदूरी, तथा जो अधिक समय में काम पूरा करता है उसे कम मजदूरी दी जाती है। समय अध्ययन के अंतर्गत सामान्य शब्दों में अगर कहें तो समय अध्ययन के अंतर्गत जो कार्य घंटे के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं तो उस कार्य को उचित समय में करना या उस घंटे के अंतर्गत करना, उन्हें अधिक मजदूरी मिलती है। और जो समय निर्धारित है उनसे कार्य को कम करना तो उन्हें कम मजदूरी दी जाती है। उन्होंने 2 बातों पर अधिक महत्व दिया है, समय अध्ययन, गति अध्ययन। तो इस अध्ययन के अंतर्गत उन्होंने बताया समय अध्ययन कर्मचारियों की लापरवाही पर रोक लगाता है, कुशल एवं अकुशल श्रमिकों में भेद स्पष्ट करता है, श्रमिकों की कार्य कुशलता बढ़ाता है तथा उपक्रम के विकास में सहायक होता है। दूसरा बात आती है गति अध्ययन। गति अध्ययन में कार्य करने के लिए सिस्टम रीति का पता लगाया जाता है और प्रत्येक श्रमिक को अपने कार्य करने में हाथ पैर हिलाने डुलाने पड़ते हैं। जितना अधिक हिलना डुलना होता है उतनी ही थकावट जल्दी आती है। अतः वैज्ञानिक विश्लेषण पर द्वारा काम करने की ऐसी विधि अपनाई जानी चाहिए जिससे शरीर की कम से कम हरकत हो, ताकि कर्मचारी थके ना, लक्ष्य की पूर्ति भी हो और साथ ही साथ कार्य का निष्पादन भी होता रहे। ये इस प्रकार से उन्होंने समय अध्ययन और गति अध्ययन के बारे में बताया। आप लोगों को बता दूं कि गति अध्ययन और समय अध्ययन में अंतर भी स्पष्ट किया गया है। तो सबसे पहले अंतर को आपको लिखना है और लिखने के बाद याद रखिएगा समय अध्ययन, गति अध्ययन वेरी इंपॉर्टेंट, ये आता ही है, इसलिए याद रखेंगे। और शेष जो 3 और बचे हुए हैं FW टेलर के सिद्धांत, उसको मैं व्याख्या करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।